नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में भारत एंड पॉलिटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले और भारत की प्रतिक्रिया पर। एक ऐसा मुद्दा जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि हमारे भविष्य की रणनीति को भी तय करेगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं, डॉक्टर आदित्य जी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के गहरे जानकार हैं। डॉक्टर आदित्य जी प्रेसिडेंट हैं द काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के। डॉक्टर साहब, हमारे मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि आप अपने इनसाइट और अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए तैयार हुए हैं। नमस्कार हरिप्रकाश जी। आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पर चर्चा के लिए निमंत्रण भेजा। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, तो इस पे चर्चा भी गंभीर होगी। जी। धन्यवाद आपका। तो क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की धैर्य और उसकी ताकत तो क्या आतंकी हमले के बाद भारत का धैर्य उसकी ताकत का संदेह है, संकेत है, या एक खतरनाक जुआ? इस विषय पे हम लोग गहराई से नजर डालेंगे। और हमारा पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले को आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे किन संगठनों या ताकतों का हाथ हो सकता है? आपकी क्या जानकारी है, क्या समझ है इसके बारे में? जरा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये पहला आतंकी हमला नहीं है। और पहले भी ऐसे होते रहे हैं। जी। गत वर्ष जून में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में एक बस पे हमला किया था, जिसमें 9 बस यात्री मारे गए थे। जी। तो ये तो एक कड़ी है, ये श्रृंखला की, जो आतंकवादी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में की हुई है। और नाम आप चाहे जैसे भी बदलते कर रहें, लेकिन शक्तियां पीछे एक ही हैं। नाम से तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। इस बार उन्होंने कह दिया कि ये तो रेजिस्टेंट फ्रंट है, TRF। कभी कोई नाम बता देते हैं, कभी कोई नाम। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है, ये सभी को पता है। जी। इसके पीछे हाथ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की ISI का है, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, चाहे वो और कोई आतंकवादी संगठन हो। ये इनकी सांठ गांठ होती है, मिली भगत होती है। जी। आप नाम तो बदलते रहें, कहते रहें कि ये तो एक कश्मीर का अपना लोकल संगठन है या वट कुछ भी है। लेकिन इन लोगों को जो प्रशिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो पाकिस्तान में दिया जाता है। हमारे पूछने का अर्थ था कि इसमें जो पाकिस्तान का हाथ है ये तो सभी को मालूम है, और पाकिस्तान तो खुल के कहता है और करता है, तो इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। एक दूसरा एंगल चाइना का है, और इसके साथ भी इसके कुछ जियो पॉलिटिकल एंगल है क्या? क्योंकि जब जब USA से कोई बड़े डिग्नेटरी यहाँ पे आते हैं, चाहे प्रेसिडेंट आने वाले होते हैं या कोई दूसरे डिग्नेटरी आने वाले होते हैं, तब तब ऐसी वारदात की जाती है। इसके बाद भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई है कि वो इसके बारे में पता नहीं लगा सके और काम नहीं कर सके। तो इसके कुछ जियो पॉलिटिकल एंगल भी है क्या, हम ये जानना चाहते थे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। और जब भी पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठी है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, जब उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं विश्व के किसी भी मंच पर, चीन उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ता दौड़ता आया है। और ये भी एक तरीके से एक पैटर्न बन गया है कि कोई भी अगर विदेशी अतिथि भारत आता है,
तो दंगे भारत में होते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हों या दिल्ली में हों। जी। ये मुझे आपको अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दंगे पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं। अ, सन 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब एक गांव था जम्मू कश्मीर में, छत्ती सिंहपुरा। जी। वहां पे 30 से 40 से बीच सिख जो वहां के नागरिक हैं उनकी हत्या की गई थी। इसी प्रकार जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे 2020 में, तो दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे। इसमें जो हाथ वो होता है पाकिस्तान की आईएसआई का होता है, और पाकिस्तान और चीन के बीच में तो मिली भगत चल रही है। तो ये कहना मतलब अ, आवश्यक है कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां भारत में हैं उसको बढ़ावा चीन से मिलता रहता है, और चीन पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पे रोक लगाने में भारत की सहायता नहीं करता है। ठीक है, इसमें भू राजनीति का कुछ योगदान है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चीन भारत को बंधे रहने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध कोशिश करता रहता है, और ये आतंकवादी जो हमले होते हैं इसमें अगर कोई प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष योगदान चीन का भी होता है, क्योंकि वो उनके तारणहार होते हैं। जब भी कोई बात आती है पाकिस्तान पे, इस हमले की उस हमले की, सबसे पहले चीन आगे खड़ा हो जाता है कि इन पे कोई, चाहे वो हाफिज सईद हों, चाहे कोई और भी आतंकवादी हों या उनके संगठन हों, या पाकिस्तान में जो एफएटीएफ पे जो आर्थिक प्रतिबंध लगे थे उसमें सब चीन उनको समर्थन देता है। तो ये सही कहा आपने कि इसका कुछ भू राजनीति से भी संबंध है, जी। और हम एक एक हमले को नहीं देखना चाहते। जी। ये जो पूरी प्रणाली है आतंकवादी हमले की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेथ बाय थाउजेंड कट्स, या। ये वो प्रणाली चल रही है, ये प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें सिर्फ एक हमले को हम आइसोलेटेड वे में अलग करके नहीं देख सकते। ये पूरा इसका एक अ, तंत्र है, और ये उस तंत्र की श्रृंखला की एक कड़ी है ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, क्योंकि ऐसे हमले होते रहते हैं। और हमें भारत में सुरक्षा के कड़े कदम लेने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अब आतंकियों की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है जो भविष्य में और भी जटिल चुनौतियां पैदा कर सकता है? देखिए, जब आतंकवादी कोई हमला करते हैं तो उन्हें ये निर्णय ले लिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा भारत के देश, भारत की संप्रभुता पे, भारत की अखंडता पे जितना भी विनाश ला सकें लाएं। क्योंकि उन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि वो तो 72 हूरों के पास जाएंगे। और जब तक हम ये बात नहीं समझ पाते कि इसके पीछे एक विशेष विचारधारा है, हम सही कदम नहीं ले पाएंगे। फिर वही बात हो जाती है कि इस हमले में क्या हुआ, इस हमले में क्या हुआ। सारी बात सबके सामने है, हमारे समक्ष है। ये जो विचारधारा है इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ, आज कुछ एक रूप है, कल इसका कुछ और चित्रण हो जाएगा। क्योंकि वो तो अवसर देखते रहेंगे आतंकवादी, जहां उन्हें अवसर मिलेगा वहीं वो अपना आक्रमण करेंगे। इस पहलगाम के हमले में हमने ये देखा कि अ, जो पर्यटक हैं जी। के लिए जो म्यूल कैरियर्स हैं, जो गधा या खच्चर है उसको चलाने वाले, जी। उनके साथ वो मिले जुले थे, कुछ वो काम कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने अपना मतलब
जो आक्रामक अपना जो तंत्र था उसको रूप दिया। तो हमें हर स्थिति में ये देखना है कि यहाँ पे सुरक्षा का की क्या अवस्था है, कैसे हमें कदम लेने हैं हमारी गुप्तचर संस्थाओं को और सुरक्षा संस्थाओं को। हम्म, इसमें ये कहा गया है कि जो प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन था, उसने गुप्तचर संस्थाओं से और सुरक्षा दलों से ये विशेष सूचना नहीं दी थी कि ये जो पहलगाम में जो बाग था 22 रन वाला, हम्म, उसमें पर्यटक आ सकते हैं। तो गुप्तचर एजेंसीज को, जो गुप्तचर संस्थाएं हैं और सुरक्षा बल हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। और इस बात का इस अवसर का इन्होंने फायदा उठाया, आतंकवादियों ने। किसी तरह से ये तो है कि इनको समर्थन जो मिल रहा है स्थानीय लोगों से या स्थानीय प्रशासन से या पुलिस कर्मियों से, ये भी एक गंभीर विषय है। और इस समय इनके समर्थकों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सरकार अपनी प्रतिक्रिया कर रही है, किंतु हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना है। क्योंकि आप एक बार असफल हो गए तो आतंकियों को ऑक्सीजन मिल जाती है। आप 100 में से 99 हमलों को विफल कर दें, किसी को कुछ पता नहीं चलता। वो एक बार सफल हो जाएं तो लोगों को ये कहने का अवसर मिल जाता है कि सरकार की चूक हो गई, सरकार की भूल हो गई, यहाँ पे गुप्तचर संस्थाओं की असफलता थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, इस तरह की बातें करने का अवसर मिल जाता है। तो इस समय सरकार को एक दृढ़ निश्चय करके निर्णयात्मक कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे हादसे, ऐसी घटनाएं आगे कभी भी ना हो। तो भारत सरकार और सुरक्षा बलों ने इस हमले के बाद में जो इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया, क्या वो पर्याप्त था? देखिए, मुझे भारत सरकार की कार्यवाही पे टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है, और किसी एक नागरिक को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि जो एक सरकार है जो विधिवत रूप से चुनकर आई हुई है हम्म, और वो सभी पहलुओं को की जांच करके कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे समय में हमें सरकार की प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे असमाजवादी तत्वों का, आतंकी तत्वों का और देश विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ता है। अगर आप सरकार की निंदा करते हैं, सरकार की कमियों को आगे लाते हैं, तो इस समय समय का ये समय की मांग है कि हम सरकार को साथ दें। जी जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। फिर भी अपने अनुभव के आधार पे आप क्या ये कर सकते हैं कि हमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में कोई बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की जरूरत है? आवश्यकता है, और ये लंबे समय पे लानी पड़ेगी। एक तो पिछली, अगर हम अपनी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको देखें, जी अ, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एवं कश्मीर इस समय, जी। और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को बाध्य किया था हम्म। कि सितंबर 30, 2024 तक आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, और एक, जिसको कहते हैं, चुनी हुई सरकार को लाना होगा, और उपराज्यपाल का जो शासन है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, वो हटाना पड़ेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय को तो ये जानकारी होती नहीं है कि आतंकवादी कहाँ हैं, कैसे कर रहे हैं। हम्म, इसी प्रकार से अगर भारत का आप बुद्धिजीवी वर्ग देखें, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी,
हमेशा ये मांगे आती रहती हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सुरक्षा सेना विशेष शक्ति नियम को जम्मू कश्मीर से हटाना चाहिए। किस बूते पे आप ये मांग कर रहे हैं? ये मांगे आती रहती हैं, इसको केंद्र शासित प्रदेश, ये तो पूरा राज्य था, इसको राज्य का दर्जा देना चाहिए, ये राज्य के साथ नाइंसाफी है। ये ऐसी बेतुका मांगे बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है, राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में अगर सर्वोच्च न्यायालय भी इनका साथ देता है तो ये बहुत ही विडंबना है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जड़ क्या है इस बात की। जड़ ये है कि जो जब रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ था, जी। जम्मू कश्मीर भी एक रजवाड़ा था, और महाराजा हरि सिंह ने विलय पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय जम्मू कश्मीर की जो परिधि थी वो आज हमारे नियंत्रण में नहीं है, और मेरे विचारानुसार जब तक वो पूर्ण परिधि हमारे नियंत्रण में नहीं आती, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगता रहना चाहिए। हमें किसी न किसी नियम द्वारा उस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में एक्सटर्नल इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए। पूरे राष्ट्र में नहीं, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं, क्योंकि ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं ये सिर्फ एक हमला नहीं हुआ है, ये बार बार हो रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि जून 2024 हुआ था जिसमें 9 लोगों की जानें गई थी, अब 26 लोगों की जानें गई हैं। तो बार बार कुछ छोटा छोटा कोई कदम लेने के बजाय इस पूरी समस्या को देखना चाहिए कि जब तक पूरे जम्मू कश्मीर की जो रजवाड़ा था उसकी पूरी परिधि पे, हम्म। पूरी सीमाओं पे भारतीय सुरक्षा बलों का नियंत्रण नहीं होता, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा रहना चाहिए। जी। सरकार ने जो लिए हैं कदम, इंडस वाटर ट्रीटी को मैं उसको भी आता सस्पेंड, हूँ। निलंबित किया हुआ है, जी। वो बहुत ही सराहनीय कदम है। एक्चुअली वास्तव में 2019 में मैंने एक लेख लिखा था अच्छा। पुलवामा अटैक के पश्चात, जी। और वो लेख, उसका शीर्षक था, अंग्रेजी में लिखा था, इज पुलवामा अटैक इंडियाज पर्ल हार्बर मूवमेंट। जी। और उस लेख में मैंने कई ऐसे सुझाव दिए थे सरकार के लिए। जी। तो उसमें यही मांग की थी कि जम्मू कश्मीर में एक एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जाए, हम्म। ताकि ये विदेशी जो तत्व हैं जो सीमा पार से आते रहते हैं, घुसपैठिए आते रहते हैं, इनको पूरी तरह से हम नियंत्रण कर सकें। हम्म। और सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ये समक्ष है कि ये बाहर से आ रहे हैं, सारे इसमें कश्मीरी भी नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ और राष्ट्रीयता के घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में आए और वहां पे उन्होंने आतंकवादी हमले किए। ये पहली बात नहीं है, ये तो 1948 से चलता आ रहा है, हम्म। जब पाकिस्तान की सेना कबायली हमले के रूप में आई थी। तो वो तो अपना कुछ ना कुछ छल कपट करते रहते हैं और आते रहते हैं। तो हमें निर्णायक कदम लेने चाहिए
इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें कि पाकिस्तान को 80% जल मिल रहा था और भारत को सिर्फ 20% मिल रहा था। इसको सिर्फ निलंबित ही नहीं करना, इसको खारिज पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसे आक्रामक कदम लेने हैं तो हम ले भी सकते हैं। और मैंने 2019 में भी कहा था कि जो नियंत्रण रेखा है जम्मू एवं कश्मीर में, वो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में है, वो भी भारत का हिस्सा है। जो अक्साई चिन की जगह है, वो भी भारत का हिस्सा है। जो सक्षम वैली का जो पाकिस्तान ने चीन को दिया है, वो भी भारत का हिस्सा है। जब तक वो सारा हमारे अधीन नहीं होता, सारा क्षेत्र, हमें इस समस्या को एक बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में देखना है। और अपना जो जितने भी हमारे पास सुरक्षा बल हैं, जैसे भी स्थिति के अनुसार उनका उपयोग करना पड़ता है, तो उसको करना चाहिए। क्योंकि हमें किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन से परमिशन लें कि हम वहां पे जा सकते हैं। इनके जो कैंप हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनका विनाश, उनको विध्वंस करें, उसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। सरकार को अगर ऐसा लगे कि ऐसा करना आवश्यक है, तो उन्हें आवश्यक ही ऐसे करना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में हाल के वर्षों में टूरिज्म और नॉर्मलिटी को वापस लाने की जो कोशिशें हो रही थी, उसका इस हमले से उस चीजों पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। देखिए, वहां पे जो पर्यटन था वो काफी आ गया था, अब लोग आएंगे नहीं। वो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि आप तो वापस आइए पर्यटक लोग, इसकी वजह से अगर आप नहीं आएंगे तो ये आतंकवादियों की जीत होगी। मेरा उमर अब्दुल्ला से ये अनुरोध है, हम्म। और ये मेरी अपेक्षा है उनसे, हम्म। कि वो भारत सरकार के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करें और गोलमोल बातें ना करें। क्योंकि उन्हें इस बात की जांच करनी चाहिए कि उनकी जो लोकल पुलिस है, वो इन आतंकवादी गतिविधियों को क्यों नहीं ढूंढ पाई। और जो लोकल, जो स्थानीय लोग हैं जो इनको सहायता कर रहे थे, भाई आप, ये जो आतंकी थे, ये जो म्यूल कैरियर्स हैं, हम्म। उनके साथ मिले जुले थे। और ऐसा हुआ कि जब लोग मारे गए और उनका धर्म पूछा गया, हम्म। और उनके कपड़े नीचे उतारे गए, खासकर तौर से पुरुषों के। अब इस प्रकार की बातें होती हैं तो उमर अब्दुल्ला को लज्जित होना चाहिए और विनम्र रूप से भारत सरकार के साथ काम करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दूसरी ये भी बात है कि वो जो एरिया है जहाँ पे अटैक हुआ, वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वो हमेशा क्लोज रहता था। जैसे कि मेरी जानकारी है, उस एरिया को खोला गया बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। ये सरकार ने जो सर्वदलीय अ, सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, उसमें ये सरकार ने जानकारी दी थी। ये हमला हुआ है 22 अप्रैल को, और ये जो बाईसरन बाग है, हम्म। जहाँ पे ये पर्यटक थे, जहाँ पे हमला किया गया था, इसको 20 अप्रैल को खोल दिया गया था। ऐसी प्रक्रिया होती है कि इसको खोलने से पहले
सुरक्षा बलों को जानकारी दी जाती है। सुरक्षा बलों को नहीं पता था, लेकिन जो टूर ऑपरेटर्स थे हम्म। उनको पता था कि ये सरकार खोल रही है। तो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका उत्तरदायित्व है? ये जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जवाबदेही बन जाती है यहाँ पे। किंतु भारत सरकार को ठोस कदम लेने चाहिए। इस समय तुष्टीकरण का माहौल नहीं है, रखना चाहिए। और ये बात कि इससे सामान्य प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से हम कुछ नहीं करेंगे, ये एक नपुंसकता को दर्शाएगा। और उससे ज्यादा आतंकवादियों के मनोबल बढ़ेंगे। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक और पॉइंट पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। क्या आप सरकार को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि एक पैरेलल डेवलपमेंटल और इमोशनल कनेक्ट स्ट्रेटेजी पर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, वो तो कर ही रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। और जम्मू कश्मीर में जब से 2019 से धारा 370 हटाई गई हम्म। और अनुच्छेद 35 को हटाया गया, हम्म। जम्मू कश्मीर में बहुत अंतर आया है। जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% अंतर आया है। 100% जो वहाँ के नागरिक हैं वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्थानीय लोग हैं जो दुमुहा बातें करते हैं हम्म। और आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। जी। लेकिन अब आप जैसे विद्यालयों में देखें, महाविद्यालयों में देखें, जो वहाँ का युवा वर्ग है या बाल वर्ग है, वो भारत का एक हिस्सा है। जी। और उन्हें नहीं लगता कि ये आतंकवादी उनके लिए काम कर रहे हैं। तो 2019 से काफी वहां पे जो जिसको धरातल कहते हैं ना, धरातल पे बहुत अंतर आया है। लेकिन भारत सरकार को धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को किसी दूसरे राज्य की तरह से लाना चाहिए। ये जो वहां पे ये है कि अगर आप 15 साल तक रहें तभी आप वहां पे जमीन खरीद सकते हैं या वहां पे वोटर्स लिस्ट में जा सकते हैं, ये धीरे धीरे हटने चाहिए ऐसे प्रावधान। क्योंकि जब धारा 370 हटाई गई तो वहां भारत के जितने भी नियम हैं वो लागू हो गए हैं। कोई खास दर्जा किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो जम्मू में है या कश्मीर है। जी। भारत के प्रत्येक नागरिक को वहां पे अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार होना चाहिए, वहां पे बसने का अधिकार होना चाहिए, वहां पे रोजगार करने का, वहां पे व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा हम तुष्टीकरण ही करते रहेंगे। तो ये तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि कल हम लोगों के जो एसपीएस की हम लोगों ने ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने जो मीटिंग रखा था, तो उसमें जो आर्मी वेटरन है उनकी वाइफ ने ही स्वयं बताया कि भाई आर्मी को अपने लिए जान देती है, आर्मी वहाँ पे जाके उनको वहाँ पे जमीन खरीदने का अधिकार होना चाहिए। जिस जमीन के लिए हमने जान दी, वहाँ आप हमको घर नहीं बनाने देंगे? देखिए, मैं तो उससे भी वो आगे की बात कर रहा हूं ना। हर एक भारतीय नागरिक को, चाहे वो सुरक्षा दलों का, सुरक्षा सेना का, भारतीय सेना का, प्रावधान जब 370 को हमने हटा दिया है तो प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे वो कोई भी व्यवसाय करता हो, उसे वहां पे अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार होना चाहिए। और सरकार को ऐसे जो नियम हैं उनको हटाना चाहिए। अगर वहां पे हमें अपने तंत्र को मजबूत बनाने के लिए
भूतपूर्व सेना कर्मियों को बसाना पड़ता है कुछ सेंसिटिव जगह पे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्थानीय लोग आतंकियों से नहीं लड़ पाते, उनका मनोबल कम है, तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें शस्त्र विद्या में प्रशिक्षण है, और ये जो आतंकवादी हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इनसे लड़ सकते हैं, ऐसे होने चाहिए हम्म, स्थानीय जनता में भी। तो जम्मू कश्मीर को जिस तरह हम तुष्टीकरण करते जा रहे हैं, हम्म, मेरा विचार है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आतंकियों के मनोबल बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो बढ़ती जाएंगी। हम्म, हम्म, जैसे सुरसा मुंह खोलती है तो मुंह बढ़ता फैलता जाता है, वही बात हो रही है इस समय। तो इनको इनके लेवल पे ही लाना पड़ेगा, और उसमें जो भी है सरकार को करना, उसमें कोई हमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का एक अभिन्न अंग है। और हमें हर एक अ, ऐ- ऐसा काम करना है जिससे आतंकियों को आने का मौका ही ना मिले। अभी मैं आता हूँ मेरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया है, इस हमले के बाद उसे कैसे और मजबूत किया जा सकता है? आप अपने विचार दीजिए मुझे इसके ऊपर। देखिए, मैं भारत सरकार को ऐसा परामर्श दूंगा कि जो अक्टूबर 7 में गाजा में जब आतंकी हमला हुआ था, जी। इस्राएली सरकार ने किसी और की तरफ नहीं देखा था। बिल्कुल। बिल्कुल। आप दूसरों की तरफ मुंह नहीं देखिए, दूसरों की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आप कुछ कार्यवाही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। जी। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। जी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो तो इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारत और पाकिस्तान को आपस में सुलझा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में, ये वक्तव्य। उनके जो डीएनआई हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड, उन्होंने वक्तव्य दिया है, और उन्होंने साफ साफ कहा है, उन्होंने कोई ये नहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि 26 लोग जो मारे गए थे वो हिंदू थे। मार्को रूबियो ने जो वक्तव्य दिया है, राष्ट्रपति पुतिन ने जो वक्तव्य दिया है, शर्मनाक बात यह है कि लंदन में पाकिस्तान के मिलिट्री अटैचे ने हाँ, हाँ, मैंने वीडियो देखा। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का चित्र दिखाकर गले पे ऐसे वो दिखाया, हम्म। जो संकेत किया, उससे सबको और प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान इस आतंकी हमले के पीछे है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि हाँ, उनके आतंकियों से संबंध हैं, लेकिन वो पश्चिमी देशों को आरोपित करते हैं कि हम तो आपका काम कर रहे थे पिछले 40-50 साल से, जब से सोवियत यूनियन की सेना अफगानिस्तान में गई थी। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए। किंतु इस समय अगर आप अंतरराष्ट्रीय प्रेस को छोड़ दें, जो भारत के विरुद्ध है, जो नेता हैं, अंतरराष्ट्रीय नेता, वो भारत के समर्थन में हैं, जी। किंतु हमें कड़ी कार्यवाही धरातल पर करनी पड़ेगी। मेरे अब कड़ी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे मन में दो तीन प्रश्न और थे, लेकिन हमारे पास 3 मिनट का ही समय है। एक प्रश्न तो हमारा ये था कि भारत की सरकार ने जो 5 फैसले किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ, फैसलों को आप कैसे देखते हैं, और उन फैसलों के कारण पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? अगर आप संक्षेप में बता पाए तो अच्छा होगा।
भारत सरकार ने पर्याप्त वो जो कदम उठाए हैं वो अच्छे कदम हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर हमें पाकिस्तान का उच्चायोग बंद करना है या उनके हाई कमिश्नर को वापस भेजना है वो भी कर सकते हैं। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लंबित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको बस समाप्त कर दीजिए। उसको समाप्त कर दीजिए। जब पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर चरम असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। और कुछ सामरिक कदम जो उठाए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान का आर्थिक बहिष्कार और ब्लॉकेज जो है, और अगर कुछ सामरिक कदम, आक्रमणकारी कदम लेने पड़ेंगे तो उसकी भी उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिस्पांस, सरकार वो कर रही है। एकदम से तो आप नहीं करेंगे। समय कम है, 2 मिनट समय बचा है। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि इसके कारण पाकिस्तान में जो आम आदमी का जीवन है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो आप जरा बताइए। देखिए, उस पर असर पड़ता है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है और वो किसी भी भारतीय के लिए चिंता विषय का नहीं होना चाहिए। आप अपनी सरकार बदल लें अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत असर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो खुलेआम से समर्थन करते हैं आतंकवादी गतिविधियों का। एक प्रश्न मैं और जल्दी में पूछ लेता हूँ, क्या आपको इसकी उम्मीद दिखती है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए भारत कोई इंटरनेशनल कोलिशन बना पाएगा? क्या दूसरे देशों की सेनाएं भारत के साथ जुड़ सकती है? देखिए, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय जो कार्यवाही है उससे पहले आपको अपने लेवल पे कार्यवाही करनी चाहिए। ये बहुत ही कठोर हम्म। सुरक्षात्मक कार्यवाही और आक्रामक कार्यवाही। अब मैं जैसे कहते हैं टारगेटेड बॉम्बिंग, हम्म। जो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधिकृत है हम्म। उसमें जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, अ, जो मिलिट्री बेसिस हैं, हम्म। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, वो सारे टारगेट्स हैं। चाहे आप मिसाइल्स यूज कीजिए, चाहे आप ड्रोन्स यूज कीजिए, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक्स कीजिए, वो भारत का एक हिस्सा है जो अनाधिकृत आप रूप से पाकिस्तान के नियंत्रण में है। हमारा समय समाप्त हो चुका है। अगर हमें आतंकवाद के खिलाफ वाकई डिसिसिव जीत चाहिए तो सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि मन, प्रचार और विकास के स्तर पर भी जंग लड़नी होगी। आज की बातचीत ने हमें कई गहरे पहलुओं पर सोचने के लिए अब सोचने का अवसर दिया है। डॉक्टर आदित्यन जी, आपके समय और आपके बहुमूल्य विचारों और गहरी समझ के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आप जाते जाते मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा। क्लैब्यम आस्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये भारत सरकार के लिए। तो आपका विश्लेषण न केवल ज्ञानवर्धक था बल्कि